Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Janjatiya Gaurav Divas, important from our syllabus GS Paper 1 Indian history point of view and Paper 2 governance point of view. जनजातीय गौरव दिवस आज का दिन यानी कि 15 नवंबर भारत भर में जनजातीय गौरव दिवस की तरह मनाया जाता है. दिस इज सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स. ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया है उनको याद करने के लिए फिर जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है. साल 2021 में भारत सरकार ने अनाउंस किया कि इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस की तरह मनाया जाएगा. इस डेट का सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री बिरसा मुंडा, वेरी रेनाउंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर. ही इज in fact called Bhagwan by tribal communities across the country. And Birsa Munda, he started tribal revolt against the Britishers because of their exploitative revenue system as well as their restriction on tribals with respect to extraction of resources from forest. और ट्राइबल जो हैं देयर लाइफ इज वेरी इंट्रिकेटली रिलेटेड विद फॉरेस्ट. और फिर ब्रिटिशर्स के इन एक्सप्लॉयटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के कारण फिर ट्राइबल रिवोल्ट को सपोर्ट किया, रेज किया बिरसा मुंडा जी ने. ही कॉल्ड फॉर उलगुलन रिवॉल्यूशन को बेसिकली उलगुलन कहा गया बाय द ट्राइबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. और इसके साथ साथ फिर भारत के अलग अलग हिस्सों में भी देयर स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल बाय द ट्राइबल्स. अलग अलग ट्राइबल फ्रीडम स्ट्रगल आपने जरूर अपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा. फ्रीडम स्ट्रगल बाय द संथल ट्राइब, तमार्स, कोल, भील्स, खासीस, मीजोस, अलग अलग तरह के ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा. उनमें से एक प्रमुख ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे बिरसा मुंडा जी, और उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है टू गिव रेस्पेक्ट टू आवर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स. अब एक तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे जनजातीय गौरव दिवस के बारे में. हर साल 15 नवंबर को मैं टॉपिक कवर करता हूं 2021 से ही, तो एक कैसे यूज हो सकता है एग्जाम में वो समझिए. प्रीलिम्स में एक तो आपसे पूछा जा सकता है जनजातीय गौरव दिवस किनके रेस्पेक्ट में मनाया जाता है. दूसरा, मेंस में अगर कभी भी ट्राइबल्स के ऊपर प्रश्न आए, जो आता रहता है ट्राइबल्स का कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, तो वहां पे आप कंक्लूजन में याद रख सकते हो कि इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट या रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल्स इन फ्रीडम मूवमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड 15th नवंबर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा एज जनजातीय गौरव दिवस. तो एक अच्छा कंक्लूजन बन सकता है. तो ये अभी दिमाग में अपने एक पैटर्न बना लो कि ट्राइबल्स का फ्रीडम स्ट्रगल पे सवाल आए, संथल ट्राइब या कोई भी ट्राइबल रिवोल्ट के ऊपर प्रश्न आए, तो कंक्लूजन इस तरीके का एक अच्छा बन सकता है. 2 साल पहले भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यानी कि 15 नवंबर को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया था. एक नई स्कीम की शुरुआत की थी फॉर ट्राइबल्स. उस स्कीम का नाम था पीएम जनमन स्कीम. जो पीएम जनमन स्कीम है, इट मेनली एम्ड एट इम्प्रूविंग life conditions for PVTGs, particularly vulnerable tribal groups. PVTGs को बेसिक फैसिलिटी जैसे कि सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए, उनके एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ, न्यूट्रिशन, रोड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार साल 2023 में ये इनिशिएटिव लेकर के आई थी. पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, अमंग्स द ट्राइबल्स ऑल्सो, जो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड या बैकवर्ड होते हैं, उनको कहा जाता है पीवीटीजीज. और उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए दिस स्कीम वाज ब्रॉट इन 2023. इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसलिए इसको रिवाइज कर रहे हैं. आज है जनजातीय गौरव दिवस, तो हो सकता है कि आज भारत सरकार फिर से कुछ नया अनाउंसमेंट करे फॉर ट्राइबल्स, देयर बेनिफिट्स. तो उसको फिर हम लोग मंडे के न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करेंगे अगर कोई मेजर अनाउंसमेंट होता है तो. कमिंग बैक टू दिस पीएम जनमन स्कीम दैट वाज ब्रॉट 2 years बैक.
फोकसिंग ऑन पीवीटीजीज उनके लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए। तो एक बार ब्रीफली ये भी देख लेते हैं कि पीवीटीजीज हैं कौन। पीवीटीजी स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। हुआ क्या कि 1973 में भारत सरकार ने कमीशन बनाया, धेबर कमीशन, जिसको काम दिया गया कि ट्राइबल्स के अंदर भी जो ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें ताकि उनके लिए भारत सरकार अलग से कुछ स्कीम्स लेकर के आ सके। तो ट्राइबल्स देमसेल्फ आर अ बिग पॉपुलेशन और उसमें भी इंटरनल सेग्रीगेशन है। सम ऑफ देम आर वेल ऑफ, जबकि उनमें से बहुत सारे बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं। तो ट्राइबल कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट था ताकि जो उसमें से ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जा सके। इसी कारण से फिर धेबर कमीशन बनाया गया। धेबर कमीशन ने लिस्ट ऑफ ट्राइबल्स प्रिपेयर किए जिसको उस टाइम में नाम दिया गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। लेटर ऑन इन 2006 दिस प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप पीटीजी नेम वाज changed into PVTGs, particularly vulnerable tribal group. आज के टाइम में there are 75 particularly vulnerable tribal groups recognized in the country और 75 में से सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर हैं। 13 tribal groups in Orissa have been recognized under PVTGs. असम के अंदर there are no PVTGs. ट्राइबल कम्युनिटी तो है अच्छी खासी बट PVTGs नहीं है असम के अंदर। किस बेसिस पे PVTG डिसाइड किए गए, कैरेक्टरिस्टिक्स, किन किन ट्राइब्स को कहा जा सकता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो पहली, जनसंख्या के बेसिस पे, अगर कोई ऐसी ट्राइब है जिसकी जनसंख्या काफ़ी कम है और वो और डिक्लाइन कर रही है, फर्दर डिक्लाइन कर रही है। दूसरा, टेक्नोलॉजी, अगर अभी भी वो जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी बैकवर्ड है, प्री इंडस्ट्रियल प्री एग्रीकल्चरल एरा के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बहुत बेसिक लाइफस्टाइल है एज फार एज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस ऑल्सो। ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जानवरों से खेत जुता रहे हैं या खुद हल चला रहे हैं, या फिर लिटरेसी लेवल इज़ वेरी लो, या इकोनॉमी वाइज दे आर लिविंग सब्सिस्टेंस लेवल पे, मतलब दे आर मेयरली प्रोड्यूसिंग जस्ट इनफ टू सर्वाइव, बट कोई बहुत ज़्यादा सरप्लस नहीं है जिसका वो ट्रेड करके अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करे इकोनॉमिकली, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको कहा जाता है सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमिक सर्वाइवल। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे पीवीटीजीज आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब इस बार जो प्रीलिम्स हुआ था एपीएससी का, उसमें इसी के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जिसके बेसिस पे पीवीटीजीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, उस पर सवाल पूछा गया था। सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि आज अगर कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पे भारत सरकार द्वारा, तो उसको हम लोग फिर से देखेंगे मंडे को। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो आज के तमाम न्यूज़पेपर्स में, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में बहुत सारी खबरें बिहार इलेक्शन के रिजल्ट से हैं। अब इलेक्शन रिजल्ट से तो हमारा कोई खास लेना देना है नहीं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, और वो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से तो कुछ लेना देना है नहीं, बट फिर भी बिहार इलेक्शन के रिजल्ट को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और उसको अपने एग्जाम सिलेबस से जोड़ करके देखेंगे कि कहाँ पे यहाँ से सवाल बन सकता है। तो देखते हैं, दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बिहार असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स आए कल, और जो वहाँ पे पहले से रूलिंग पार्टी थी एनडीए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड वहाँ की लोकल पार्टी है जेडीयू, वो 2 मुख्य पार्टी हैं, उनको वापस से विक्ट्री मिली है। सो मोस्ट प्रोबेबली दे विल फॉर्म गवर्नमेंट अगेन। सो दैट इज द न्यूज़। और अगर पार्टी वाइज सीटें देखी जाए तो बीजेपी वन 89 सीट्स, जेडीयू गॉट 85, जबकि वहाँ पे जो पहले से एक अपोजिशन पार्टी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी रही है, वो है आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की ये पार्टी थी, अब उनके बेटे लोग चला रहे हैं। आरजेडी को 25 सीटें मिली हैं। ये नंबर्स याद नहीं रखने हैं, बस मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ जो हम एग्जाम में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सीटों का हिसाब किताब ये है 89, 85, 25। लेकिन अगर आप वोट शेयर देखें तो बीजेपी हैज़ गॉट 20% के आसपास वोट शेयर, जेडीयू हैज़ गॉट 19.3, और सीटें देखिए और वोट शेयर देखिए, एंड आरजेडी की सीटें देखिए 25, वोट शेयर देखिए 23%। मीन्स वोट वाइज अगर ओवरऑल बिहार में जितना वोटिंग हुआ है उसमें
23% लोगों ने वोट दिया है आरजेडी को, यानी कि पार्टी वाइज सिंगल लेवल पे सबसे ज्यादा वोट उसको मिली है, बट सीटें उसकी बहुत कम हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो हमारे देश में फॉलो होता है। क्या होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम? हम लोग वो देखेंगे, समझेंगे, उसका स्ट्रेंथ वीकनेस देखेंगे और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। सो ये जो आंकड़े हैं इसके बेसिस पे मैं बस आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि many a times during Indian elections in Lok Sabha as well as state legislative assembly, the vote share does not reciprocate with or does not correlate with the seats won by respective political parties, and that is because the process या concept followed in our इलेक्शन सिस्टम जिसका नाम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सरल है, मुझे पता आप जानते भी होंगे। इसमें होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज पहले बनाई जाती हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। किसी भी स्टेट में अगर इलेक्शन होने वाला है तो स्टेट की टेरिटरी को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाएगा और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को फिर फील्ड करेंगी। अब लोग वोट करेंगे, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिला, चाहे वो ओवरऑल 50% ना भी मिला हो, बट जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो जीत जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज की मदद से समझते हैं, अगर इलेक्शन हो रहा है जिसमें 4 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किसी एक कैंडिडेट को 32% सीटें 32% वोट्स मिली, बाकी के जो 3 कैंडिडेट हैं किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ, कलेक्टिवली 3 कैंडिडेट्स को मिलाकर के 68% वोट्स मिला, बट जिसको 32 मिला है वो जीत जाएगा एज पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा मिली है। भले 50% से ज्यादा ना मिली हो, बट इनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, सो ये जीत जाएंगे। अब होता क्या है कि बहुत सारे जगहों पे ऐसी पार्टियां होती हैं जो थोड़े थोड़े मार्जिन से हार जाती हैं, जहां जीती वो ज्यादा मार्जिन से जीते। तो अब आप अगर एक वोट से भी जीतते हैं तो वो जीत ही है, आप 50,000 वोट से जीतते हैं तो भी वो जीत ही है। एक वोट से जीतने के बाद जो बाकी के एक्स्ट्रा 49,999 वोट्स मिले वो आपके कुछ खास काम के हैं नहीं इन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग होती है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिल जाते हैं वो जीत जाता है। ओवरऑल जो आंकड़े हैं सीटों का और वोट्स का, उसमें काफी वेरिएशन हो जाता है। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी कैंडिडेट को खूब सीटें मिली, किसी पार्टी के कैंडिडेट को खूब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट्स मिले, तो वहां पे तो उसके वोटों की संख्या ज्यादा है। ऐसे ही कहीं और पे वोट्स मिले तो कुछ जगहों पे जीते खूब मार्जिन से, लेकिन बहुत सारे जगहों पे स्लिम मार्जिन से हार गए। तो ओवरऑल आपके वोट्स ज्यादा हो सकते हैं लेकिन सीटें कम होंगी इन द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इन सिंपल वर्ड्स, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम इलेक्टोरल सिस्टम है वेयर द कैंडिडेट हु रिसीव्स मोस्ट वोट्स विन द इलेक्शन, दैट नीड नॉट टू बी मेजॉरिटी वोट। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को कभी कभार कहा जाता है कि इसमें प्रिंसिपल फॉलो होता है विनर टेक्स ऑल। जिसको थोड़ी सी भी ज्यादा वोट्स मिल गए, टेक्निकली वो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्टेड मेंबर हो गया। अब 68% लोग जो चाहते हैं वो नहीं होगा, 32% लोग जिसको वोट किया वो जीत जाएगा। दैट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके डेटा भी बहुत ज़्यादा, हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लेना है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये इंडियन पॉलिटी में तो इससे सवाल पूछा जा ही सकता है। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस PSIR में जो सेक्शन 1B है IGP का, जो PSIR के स्टूडेंट्स वो समझेंगे, वहाँ पे आइडिया बहुत यूजफुल है, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। जैसे 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी गॉट 37.36% ऑफ वोट्स, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स वेयर क्वाइट हाई 55%। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की पार्टी, गॉट 4.2% ऑफ ओवरऑल वोट्स, थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर बीजेपी कांग्रेस, बट कुड नॉट विन इवन अ सिंगल सीट बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? तो इसका एक ऑल्टरनेटिव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बनाई जाएंगी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग कैंडिडेट्स फील्ड किए जाएं और सब जगह इलेक्शन हो, ऐसा नहीं होगा।
कलेक्टिव लेवल पे वोटिंग होगी। जैसे बिहार में मान लीजिए अभी चुनाव हुआ है, इलेक्शन हुआ है, सो एवरीवन विल वोट एंड देन देखा जाएगा वहां पे सिर्फ अलग अलग पार्टियां होंगी और लोग अलग अलग पार्टियों को वोट करेंगे। तो उस पे देखा जाएगा कि किस पार्टी को कितने वोट्स मिले और जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले उसको उस हिसाब से सीटों में शेयर दे दिया जाएगा। जिस पार्टी को जितने वोट मिली उसको उतनी सीटें दे दी गई। तो इसी को कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन में आपको वोट्स मिले हैं उसी प्रोपोर्शन में आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इन द सीट्स इन द लेजिस्लेटिव बॉडी, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या पार्लियामेंट हो। इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, आपको भले वोट्स कम मिले हों सीटें ज्यादा हो सकती हैं, वोट ज्यादा मिले हों सीटें कम हो सकती हैं। विनर टेक्स एट ऑल वाला मामला है इधर। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम दोनों के अपने फायदे हैं, नुकसान हैं। भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्यों लाया गया? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने इसके फेवर में बात की है ऑन द फ्लोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि नहीं, अभी हमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ही रखना चाहिए। इसके पीछे बड़ा कारण है इसकी सिंप्लिसिटी। इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि इतनी परसेंट वोटें हुई तो इतना परसेंट उनको सीट मिलेगा। तो आम जनता अपने कैंडिडेट को देखती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको लगता है इसे वोट देना चाहिए, जाकर के वोट दे देती है। सो इट इज सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, easy for officials to understand, common voters to understand and participate in this kind of process. सिंप्लिसिटी के कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने सपोर्ट किया, प्लस ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा इन पॉलिटिकल सिस्टम। इट इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज होगा क्या कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी मिल पाना कठिन हो जाएगा, कोई भी पार्टी सरकार में आ ही नहीं पाएगी। किसी को, जैसे आप यही एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर वोटों के हिसाब से सीटें दे दी जाती, अगर मान लीजिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा होता और जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले उस हिसाब से सीटें दे दी जाती, तो बीजेपी को 20% सीटें मिलती, जेडीयू को लगभग 20%, आरजेडी को लगभग 25%, 23%। अब इतने छोटे छोटे डिविजन्स हो जाते कि सरकार बना पाना इम्पॉसिबल हो जाता। 50% या उससे ज्यादा सीटें एक साथ आ जाएं ताकि अब गवर्नमेंट बना पाए, इट वुड बिकम इम्पॉसिबल इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इनस्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इनस्टेबल हो जाता। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी डाइल्यूट हो जाती है इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। कैसे, ये समझिए। इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जनता वोट करेगी नॉट टू इट्स कैंडिडेट, जनता वोट करेगी एक पार्टी को एट द स्टेट लेवल या लोकसभा में यूनियन लेवल पे। अब वो पार्टी जीत गई, उसके बाद जनता किसके पास जाएगी सवाल पूछने के लिए, अपने काम करवाने के लिए? अभी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम होता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस होते हैं, वहां पे जनता अपने कैंडिडेट को चुन करके भेजती है। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमएलए तो है जिसको आपने चुन करके भेजा है, उससे जाकर के आप बोल तो सकते हैं कि मैंने तुम्हें वोट दिया है, मेरा काम कराओ अब। सो अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। वहां पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक फेस है जिसपे से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वो एमएलए है, रूलिंग पार्टी का हो सकता है, अपोजिशन पार्टी का हो सकता है, लेकिन आपके लिए तो वो आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। यू कैन गो टू द एमएलए ऑफ योर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। तो इस तरीके से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल यूनिटी। अभी कैसा है कि अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता हमारे देश में, मान लीजिए, तो हर छोटी छोटी कम्युनिटीज के लोग भी कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे अपना एक पार्टी बना लेते और इलेक्शन लड़ते। उनको पता होती कि 2-4 सीटें तो हमको मिल ही जाएंगी, क्योंकि हमें 2% भी वोट मिला तो 2% सीटें आ जाएंगी हमारे हवाले। सो इससे क्या है कि बहुत सारी पार्टियां हो जाती और सारी की सारी पार्टियां अलग अलग कम्युनिटी आइडियाज के अराउंड बिल्ड होती, कास्ट रिलीजन के अराउंड बिल्ड होती, और देश की नेशनल यूनिटी जो है उसको खतरा हो सकता था। बहुत ज्यादा डिवीजन
और या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते थे। लेकिन अभी क्या है, छोटी पार्टी बनाओगे, इलेक्शन लड़ोगे, 2-4% वोट मिल भी गया तो भी सीटें कुछ नहीं आने वाली। तो इस कारण से छोटी छोटी बहुत पार्टियां बनाने के लोग फेवर में होते नहीं हैं, और आम जनता भी छोटी पार्टियों के कैंडिडेट्स को वोट देती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये तो वैसे भी नहीं जीतने वाला है। जो लोग भी थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे होंगे बिहार इलेक्शन को, तो आपने कभी सुना होगा वहां पे एक नई पार्टी आई, जन सुराज पार्टी, बहुत सारे प्रोमिसेस किए, बट सीटें आई जीरो। वोट्स मिले होंगे, कुछ ना कुछ तो वोट मिले ही होंगे, लेकिन सीटें हो गई जीरो, क्योंकि नई पार्टियों में लोग भरोसा नहीं दिखाते, और अगर उनको थोड़ी बहुत वोट्स मिल भी गए तो वो वोट्स सीटों में ट्रांसलेट नहीं होते हैं। तो ये सब कुछ फायदे हैं, नेशनल यूनिटी बना रहता है, अननेसेसरीली मल्टी पार्टीज, मेनी पार्टीज अलोंग मेनी कम्युनिटीज ये नहीं बनता। बट देर आर मेनी इशूज ऑल्सो ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ऑफ कोर्स ये तो सिंप्लिसिटी है, स्टेबिलिटी है, इशूज हैं, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द माइनॉरिटी ग्रुप। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव भी है। भाई छोटे छोटे कम्युनिटी के लोग जो अपने आइडियाज को रखवाना चाहते हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट को, उनके ओपिनियन को बड़ी पार्टियां रेस्पेक्ट करती ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि न्यूमेरिकली तो ये माइनॉरिटी में है, इनकी वोटें हैं ही कितनी, तो इनकी बातें सुननी ही क्यों है। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता तो वो लोग अपनी पार्टी बना करके 2-4 सीटें तो हासिल कर सकते थे, उसके बेसिस पे अपने सिग्निफिकेंस को इंश्योर करा सकते थे वाइल लॉ मेकिंग प्रोसेस। So that is why this first past the post system is not considered to be truly representative। देखिए हमारे देश के अंदर या किसी भी दुनिया में बहुत सारे देशों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉलो हो रहा है। बहुत सारे जगहों पे ये समस्या है। एक तो वोटर टर्नआउट हुआ मान लीजिए 65%, यानी कि सिर्फ 65% लोगों ने वोट दिया, 35% लोग जो एलिजिबल उन्होंने वोट ही नहीं दिया। उस 65% में से भी जिनको 20-25% वोट्स मिले, यानी कि ओवरऑल टोटल जो जनसंख्या है उसके 12 से 13% लोगों का ओपिनियन अगर आपके फेवर में आ जाता है, क्योंकि 60% लोगों ने वोट दिया है और उसमें से आपको 20% ही आपके फेवर में पड़ा है, फिर भी यानी कि टोटल 12 से 13% लोग आपके फेवर में है, फिर भी आपको अगर 50% से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं एंड यू मेक गवर्नमेंट एंड यू कम इनटू पावर, ओनली 12% पीपल आर representing, yeah, supporting you, yet you get more than 50% of seats in a first past the post system. So it is not truly representative system, but the problem is कि इसका ऑल्टरनेटिव कोई इतना आसान है नहीं। डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स या डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम्स which is represented through electoral processes, regular election and one man one vote and फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इन दोनों में काफी डाइवर्जेंस हो जाता है। डेमोक्रेटिक आइडिया तो ये है ना, वैल्यू ये है कि सब लोगों के जेन्युइन इंटरेस्ट रेस्पेक्टेड हो, सब लोगों को जो राइट्स है वो प्रोटेक्टेड हो। बट जब उसके लिए हम लोग सिस्टम बनाते हैं तो समटाइम्स सिस्टम डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू आइडिया। वही हो रहा है यहाँ पे, या किसी भी देश में, सिर्फ भारत के अंदर ऐसा नहीं है, बहुत सारे देशों में है कि the government sometimes is not truly representative of the opinion of the people. Small parties, they have lesser chances, almost no chances of winning in the first past the post system, and that is why big parties are always there, large parties, because छोटी पार्टियां बन नहीं सकती, क्योंकि उनको अगर कुछ वोट्स भी मिली तो सीटें नहीं मिलेंगी, इसलिए जनता भी उसको वोट करती नहीं, and that is why local issues of minorities, they are neglected। तो ये इलेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, येट इसके बेसिस पे हमने जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में देखा, और उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। कई सारे देश हैं जैसे न्यूजीलैंड है या जर्मनी है, वहां पे कैसा होता है कि मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम रहता है, या उसको कहा जाता है मिक्स्ड मेजॉरिटी सिस्टम, जिसमें कुछ सीटें जो हैं वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से आएंगी, कुछ सीटें जो हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आएंगी। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में 545 सीटों में से मान लीजिए 300 सीटें कर दी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से, 245 सीटें कर दी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। ऐसे सिस्टम को कहा जाएगा मिक्स्ड मेजॉरिटी सिस्टम। तो ये भी कुछ फॉलो किया जाता है कुछ देशों में, जैसे न्यूजीलैंड या जर्मनी में। तो ऐसा कुछ आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि perhaps alternatives could be explored in the form of mixed majority system and all। आज भी मैंने प्रश्न दिया है मेंस का, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे,
दिस क्वेश्चन इज ओवर, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बट आज भी आंसर सबमिट मत कीजिएगा, वीकेंड तक हम लोग जो हमारा बैकलॉग है वो विद इन 3 डेज लाने की कोशिश करेंगे। वीकेंड पे बैठ करके हम लोग ज़्यादा आंसर चेक करेंगे, तो थर्सडे तक के आंसर हम लोग चेक कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि न्यूजीलैंड या जर्मनी में मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, दैट कुड बी फॉलोड इन इंडिया ऑल्सो। Next topic is about data privacy law has been notified. Important from governance point of view, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी ये होगा ethics and integrity पेपर से, क्योंकि ethics and integrity में चैप्टर 7 में अलग से टॉपिक दिया हुआ है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन टॉपिक से रिलेट करके देखा जा सकता है इस डाटा प्राइवेसी लॉ को। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा प्राइवेसी लॉ के बारे में। ये लॉ है, इसका ऑफिशियल नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इस कानून के पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता दूं। आपको मैंने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था कि आर्टिकल 21 के एम्बिट को फर्दर एक्सपैंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में अपने पुट्टा स्वामी जजमेंट में कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। और फिर चूंकि अब राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, तो इसका मतलब इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी should also be ensured to an individual। इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी मतलब जो मेरे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वो इंफॉर्मेशन मेरे बिना परमिशन दिए हुए कोई और इस्तेमाल ना करे, और अगर ऐसा करता है तो वो मेरी राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। सो राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड प्राइवेसी कुड बी इन मेनी सेंस इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। दैट आइडिया केम फॉरवर्ड। फिर यहां से फिर सरकार के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि अब आप ऐसा कानून बनाइए जिससे लोगों का जो डेटा है इन पब्लिक डोमेन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो प्रोटेक्टेड रहे, वो लोगों के परमिशन के बिना उसका यूज ना हो। तो इसी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर सरकार लेकर के आई डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो मेंस में अगर इस टॉपिक पे प्रश्न आए तो यू कैन स्टार्ट विथ पुट्टा स्वामी जजमेंट, राइट टू प्राइवेसी, देन यू मस्ट यूज द वर्ड इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, एंड इन ऑर्डर टू गारंटी इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी दिस लॉ वाज ब्रॉट। इस कानून में प्रॉपरली राइट्स एंड ड्यूटीज हैव बीन डिफाइंड ऑफ डेटा प्रिंसिपल, डेटा फ्यूडिशरी एंड डेटा प्रोसेसर। तो इस कानून पे अगर प्रश्न आ जाए तो ये 3 टर्म आपको जानने होंगे कि ये कौन कौन है। सरल भाषा में कहें तो डेटा प्रिंसिपल वो इंसान है जिसका डेटा या इंफॉर्मेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हैं। जैसे इस केस में इस इंसान को कहा जाएगा डेटा प्रिंसिपल। डेटा फ्यूडिशरी कौन हुआ? जो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो हो गया डेटा फ्यूडिशरी। और डेटा प्रोसेसर कौन हुआ? जो थर्ड पार्टी है जिसको ये डेटा फ्यूडिशरी अलाउ कर रहा है आपके इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करने का, उसको कहा जाएगा डेटा प्रोसेसर। बहुत बार गूगल से डेटा ले लेती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां और उसके बेसिस पे वो बिहेवियरल पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करती हैं कि लोग किस तरीके का प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप गूगल पे खूब अलग अलग लोग सर्च कर रहे हैं कि विच कार इज द बेस्ट, विच ब्रांड इज द बेस्ट, या हैचबैक कार कैसी होती है। तो उससे क्या है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को अगर ये तमाम डाटा मिल जाए कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं भारत में, तो उनको एक लोगों का प्रेफरेंस पैटर्न भी समझ आ सकता है कि कार खरीदने वाले जो लोग हैं उनको इस तरह की गाड़ियां आजकल ज़्यादा पसंद आ रही हैं। इस तरह की जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो गूगल और इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म से डेटा लेना चाहती हैं, उसको प्रोसेस करके दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द यूजर्स। तो उस केस में जो यूजर हुआ उसको कहा जाएगा डेटा प्रिंसिपल, जो प्लेटफॉर्म हुआ उसको कहा जाएगा डेटा फ्यूडिशरी, और जो कंपनी वो डाटा ले करके बाद में प्रोसेस करके कुछ बिहेवियरल पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करे उसको कहा जाएगा डेटा प्रोसेसर। तो सबके अपने राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, जैसे डेटा प्रिंसिपल के अपने राइट्स हैं। डेटा प्रिंसिपल का सिंपल सा राइट क्या है कि उसका कोई भी इंफॉर्मेशन उसके जानकारी के बिना और परमिशन के बिना इस्तेमाल नहीं होगा, प्रोसेसिंग नहीं होगा। तो ही एंड सी विल हैव राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा रिलेटेड टू हिम और हर। दे कैन ऑल्सो सीक करेक्शन एंड इरेजन ऑफ पर्सनल डेटा। आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं मेरा डेटा आप हटा दीजिए,
आप ये डेटा मेरे रिलेटेड गलत है, आप इसको करेक्ट कीजिए, तो यू कैन, दिस इज आवर राइट्स आज ए डेटा प्रिंसिपल। इस केस में हम लोग कॉमन लोग क्या हुए, डेटा प्रिंसिपल हो गए। दीज आर आवर राइट्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड सीक करेक्शन एंड इरेजर। इसी को कहा जाता है राइट टू बी फॉरगॉटेन, राइट टू फॉरगेट, क्योंकि हमारे पास पावर है टू गेट आवर डेटा ऑन सर्टेन प्लेटफॉर्म्स इरेज्ड। अब आज से ये कानून नोटिफाई हुआ है, तो अब देखते हैं कि इस कारण से प्रैक्टिकली हमारे जीवन में क्या अंतर आता है। अभी तक तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के चल रही थी, लेकिन अब वाकई तौर पे क्या अधिकार हमारे पास आते हैं वो देखना होगा प्रैक्टिकल सेंस में। लेकिन होना क्या चाहिए अब से कि मान लीजिए कि आपका कोई पुराना इन्फॉर्मेशन है, फेसबुक पे आपने कोई पेज बनाया हुआ था 10 साल पहले, उस पेज पे जो भी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को किसने अभी तक यूज किया है, कहाँ कहाँ यूज किया है, आप अब चाहें तो वो मांग सकते हैं फेसबुक से, और फेसबुक को बताना होगा। और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं नहीं, जिसके पास भी ये डेटा है अब वो डिलीट करे, आई डोंट वांट दिस डेटा टू बी यूज्ड, यानी कि यू हैव राइट टू बी फॉरगॉटन, कि मेरा फेसबुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आप डिलीट करें। बट ये राइट्स के अलावा देयर आर सम ड्यूटीज ऑल्सो ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स, कि हम लोग कोई फ्रीवलस या फॉल्स कंप्लेन नहीं करेंगे, एंड वी विल नॉट फर्निश एनी फॉल्स पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर्स या इम्पर्सनेट अदर पर्सन। हमारी एक जिम्मेदारी होगी कि हम लोग अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन सही सही डालें। ये नहीं कि आ, न- महेंद्र सिंह धोनी के नाम से अकाउंट बना दिया, ये सब नहीं करना है, इम्पर्सनेशन नहीं करना है। उसके अलावा जो डेटा फ्यूडिशरी एंड डेटा प्रोसेसर्स हैं उनके भी अपने ड्यूटीज हैं। There have been reasonable security safeguards put on data fiduciaries and processors. For example, Google will be data fiduciary. So if Google collects an information from its user, then it must inform that what kind of information it is taking from us, and it also must inform कि ये information कहाँ कहाँ वो शेयर करेगा। तो ये सब तमाम प्रोविजंस हैं इस कानून के जो ला दिया गया था 2023 में। लेकिन ये कानून अभी तक एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि जब भी कोई कानून लाया जाता है तो उसको फिर इन्फोर्स करने के लिए उससे रिलेटेड रूल्स बनाए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। तो कानून तो आया पार्लियामेंट में, फिर उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए देयर आर मेनी प्रैक्टिकल रूल्स टू बी फ्रेम्ड बाय द एग्जीक्यूटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और फिर वो रूल्स बनने के बाद द लॉ गेट्स इन्फोर्समेंट। यही हुआ है अभी हाल फिलहाल में। द यूनियन गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड मेनी पार्ट्स। इस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए इसके कई सारे हिस्सों के लिए भारत सरकार हैज ब्रॉट रूल्स। तो डेटा प्राइवेसी लॉ हैज बीन नोटिफाइड एंड रूल्स हैव बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू गिव दिस लॉ इन्फोर्समेंट। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा टाइम फ्रेम दिया गया है डेटा फ्यूडिशरीज को टू कंप्लाई विद द लॉ। तो डेटा फ्यूडिशरीज have been given time till November 2026 to comply with the requirements like appointing a data protection officer, making a proper system to make people aware about the information regarding them extracted. उसके साथ साथ एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया जाएगा with 4 members which can investigate complaints raised by data personals, data principals in case of any rights related to their इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी इज वॉलेटेड। अब इसमें जो मेन कंसर्न सामने आ रहा है, जिस कारण से मैंने कहा कि जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में इसका अच्छा इस्तेमाल होगा। ये तो है ही, गवर्नेंस में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि क्या है प्रोविजन इस कानून के, वो तो है ही। लेकिन एथिक्स जीएस पेपर 4 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अलग से एक टॉपिक लिखा हुआ है, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि जो कानून जिस तरीके से लाया गया है उसमें कहीं ना कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया गया है। इट वीकेंस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हुआ क्या है कि आरटीआई एक्ट 2005 वाला आरटीआई एक्ट है, बिफोर दिस लॉ डेटा डिजिटल पर्सनल एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉ, इसके पहले तक क्या था कि हम और आप आम जनता could ask information about government officers using RTI even if that information was personal। बस हमको ये साबित करना था कि दिस इंफॉर्मेशन विल सर्व लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो हम लोग आरटीआई फाइल करते वक्त किसी पब्लिक ऑफिसर के पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी सीक कर सकते थे। ये इट वाज जस्ट दैट यू हैड टू गिव आर्ग्यूमेंट्स कि व्हाई दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन इज और शुड बी फर्निश्ड बिकॉज
इट सर्व्स लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसा आपको आर्गुमेंट फ्रेम करना होता था। इससे करप्शन एक्सपोज होगा या मिसयूज ऑफ पावर एक्सपोज होगा, चीटिंग उन्होंने की है वो एक्सपोज होगा, ऐसा आप कर सकते। तो पहले राइट टू इंफॉर्मेशन इतना पावरफुल था, लेकिन अब क्या है, ये जो कानून लाया गया है इसमें लोगों के राइट टू प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी का अधिकार है लोगों का, तो ये अधिकार तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी जाना चाहिए, ऐसा सरकार ने दिमाग लगाया। तो इस कानून की मदद से फिर आरटीआई एक्ट को थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया है। दिस एक्ट अमेंड्स सेक्शन 8(1)(j) ऑफ आरटीआई एक्ट, एंड नाउ द पर्सनल इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑफिसर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाना यूजिंग आरटीआई एक्ट हैज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट पुट्स ए स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऑन पर्सनल डेटा, कि नहीं उनका पर्सनल डेटा ऐसे कैसे शेयर कर सकते हैं। इट इज देयर राइट टू प्राइवेसी, इट इज अ फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स। सो नाउ दिस एक्ट कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू curtail flow of information regarding corrupt public officials to the common people, जिसके मदद से फिर विसिल ब्लोइंग की जा सके रिगार्डिंग करप्शन। वो थोड़ा कठिन होगा। तो यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन आरटीआई एंड अदर लॉज which put limitation on RTI, especially Official Secret Act. And now a new law has been brought, this DP law, which will further put limitation on RTI Act. So this could be a good question for mains exam, especially GS paper 4. Topic basis पे prelims practice question है. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. Next topic is about WPI inflation decline. अब CPI related हमने डिस्कशन किया था 2 दिनों पहले। वहां हमने देखा था कि CPI इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वाज वेरी वेरी लो, ओनली 0.25%। होलसेल लेवल पे तो स्थिति और भी खराब है। यही इस आर्टिकल में बताया गया कि होलसेल लेवल पे तो रादर देन इन्फ्लेशन देयर इज डिफ्लेशन ऑफ 1.21%, यानी कि WPI इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 हैज बीन इन नेगेटिव। और उसके पीछे भी कारण वही बताया जा रहा है, जीएसटी में कटौती, और दूसरा उससे बड़ा कारण है जीएसटी कटौती का तो सीधा सीधा इम्पैक्ट, जीएसटी में जो डिक्लाइन है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट WPI में तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा कारण है फूड प्राइसेस का दाम गिरना। और फूड प्राइसेस का उतना वेटेज तो नहीं है WPI में जितना CPI में है, येट फूड आइटम्स हैव ठीक ठाक सा वेटेज एंड दैट इज व्हाई देयर हैज बीन डिक्लाइन। ये सब कारण बताया जा रहा है। बट द पॉइंट इज कि इन्फ्लेशन एट रिटेल एज वेल एज होलसेल लेवल बोथ आर ऑन द लोअर साइड एंड एट द होलसेल लेवल इट हैज गॉट इनटू नेगेटिव। मैंने ये टॉपिक बस इसलिए कवर किया ताकि WPI रिलेटेड आपको 1-2 सवाल करा सकूं, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिए हैं क्लास में कि WPI कौन कलेक्ट करता है, क्या होता है, उससे रिलेटेड ये प्रश्न दिया है मैंने। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंपोर्टेड आइटम्स पे भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अगर लगा है तो फिर उनको यहाँ पे BIS सर्टिफिकेशन लेना होगा भारत में। यहाँ पे ऑफकोर्स कॉर्टिसोल रिलेटेड जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। कॉर्टिसोल जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एड्रेनलिन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बाकी दोनों सही हैं। एंड दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरेस्ट सब्सिडी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।